इस दुनिया में एक खौफनाक नियम था। इंसान मरने से पहले जिस आखिरी चीज को छूता वो उसी में बदल जाता। किसी ने सीख कबाब छुआ और दानव बन गया, किसी ने डायनासोर फॉसिल छुआ और ड्रैगन में बदल गया, यहाँ तक कि एक आदमी ने सिर्फ मैग्नेट पकड़ा और अगले ही पल चलता फिरता स्टील मॉन्स्टर बन चुका था। पिछले जन्म में ली तियान ने एक दिव्य तलवार छुई थी। उसे हजारों उड़ती तलवारों को कंट्रोल करने की शक्ति मिली, लेकिन फिर भी दुनिया के असली मॉन्स्टर्स ने उसे चींटी की तरह कुचल दिया। अब वो दोबारा उसी दिन लौट आया था। दुनिया बदलने में सिर्फ 6 घंटे बाकी थे। इस बार उसने फैसला कर लिया, वो कमजोर बनकर नहीं मरेगा। उसका पहला टारगेट था कॉलेज की सबसे खूबसूरत लड़की झो लिंग, क्योंकि पिछले जन्म में उसी लड़की ने कई बार उसकी जान बचाई थी। उसने तुरंत क्लास मॉनिटर को मैसेज भेजा, अगर मुझ पर भरोसा है तो रात 12 बजे फोन ऑन रखना, आज दुनिया बदलने वाली है। मॉनिटर को लगा वो पागल हो गया है, लेकिन ली तियान जानता था कुछ घंटों बाद पूरी दुनिया डर से कांपने वाली है। धीरे धीरे रात गहरी होती गई, पूरा शहर शांत था। फिर जैसे ही घड़ी में रात के 12 बजे धड़ाम, पूरी धरती जोर से कांप उठी। आसमान लाल हो गया, लोग चीखने लगे और उसी पल एक रहस्यमयी आवाज पूरी दुनिया में गूंज उठी, ग्लोबल म्यूटेशन शुरू हो चुका है। अब से हर इंसान जिस आखिरी वस्तु को छुएगा उसे उसी की शक्ति मिलेगी, वो वस्तु उसके शरीर का हिस्सा बन जाएगी। अगले 24 घंटों के लिए उस रात इंसानियत की दुनिया हमेशा के लिए बदल गई। अब शुरू होने वाला था दुनिया का सबसे खतरनाक खेल। ग्लोबल म्यूटेशन आखिरकार आ चुका था। ये कुछ लोगों के लिए वरदान था और बाकी सबके लिए तबाही। लेकिन ली तियान बिल्कुल शांत था, क्योंकि उसे पता था सब कुछ उसकी प्लानिंग के मुताबिक हो रहा है। उधर जैसे ही म्यूटेशन की खबर पूरी दुनिया में फैली, म्यूजियम में रखे डायनासोर फॉसिल्स, एंशिएंट वेपन्स और रेयर ट्रेजर्स के लिए दंगे शुरू हो गए। लोग पागलों की तरह भाग रहे थे, हर किसी को सबसे ताकतवर शक्ति चाहिए थी। तभी क्लास मॉनिटर का फोन आया। दिन में जो मैसेज भेजा था उसका क्या मतलब था? क्या तुम्हें पहले से पता था कि आज रात ये सब होने वाला है? धीरे धीरे सुबह हो गई, पूरा शहर केओस में डूब चुका था। कहीं लूट चल रही थी, कहीं लोग ट्रेजर्स के लिए एक दूसरे को मार रहे थे। लेकिन ली तियान को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि वो जानता था भविष्य में ये सारी चीजें वो सिर्फ अपनी ताकत से छीन सकता है। समय धीरे धीरे बीतता गया। सुबह करीब 11 बजे झो लिंग अपने परिवार की एंसेस्ट्रल जेड लेकर उसके घर पहुंची। उसका भाई पावरफुल मॉन्स्टर हंट पर गया था, पिता एक रेयर सॉर्ड छूने वाले थे और उसकी माँ ने एक पुरानी ट्रेजर ब्लेड तैयार कर रखी थी। लेकिन वो अब भी कंफ्यूज्ड थी। आखिर सबसे बेस्ट चीज क्या है जिसे टच करना चाहिए? क्या तुम्हारे पास मेरी जेड से भी बेहतर कोई ट्रेजर है? फिर उसने जल्दी से पूछा, तुमने मुझे यहाँ बुलाया क्यों है? ऑनलाइन सारे एक्सपर्ट्स और बड़े इन्फ्लुएंसर्स कह रहे हैं कि रेयर फॉसिल्स, एंशिएंट वेपन्स या मॉडर्न मशीन्स को टच करने से सबसे डेंजरस पावर्स मिलती हैं। कहीं तुम्हारे पास कोई हिडन ट्रेजर तो नहीं? ली तियान हल्का सा हंसा, तुम्हें सच में लगता है मेरे जैसे आम इंसान के घर में कोई डिवाइन ट्रेजर छिपा होगा? वो सारी चीजें तो अब तक बड़े लोगों ने कब्जे में ले ली हैं। झो लिंग ने गहरी सांस ली, सही कह रहे हो, अब एक अच्छी चीज ढूंढना भी मुश्किल हो गया है। तो फिर तुम्हारा असली प्लान क्या है? और तभी घड़ी की सुइयां तेजी से आखिरी समय के करीब पहुंचने लगी। झो लिंग अभी भी उसकी बात पूरी तरह समझ नहीं पाई थी, लेकिन ली तियान बिल्कुल भी जल्दबाजी में नहीं था। वो सही समय का इंतजार कर रहा था। जब आखिरी 5 मिनट बचे तब उसने आखिरकार सच बता दिया, सबसे परफेक्ट चीज कोई ट्रेजर नहीं है, बल्कि इंसान खुद है। झो लिंग एकदम चौंक गई। ली तियान ने धीरे से कहा, अगर एक पुरुष और एक महिला एक दूसरे को टच करें तो उनके अंदर यिन यांग फिजिक जाग सकती है। ये कोई फ्लैशी पावर नहीं देती। शुरुआत में ये रेयर वेपन्स या मॉन्स्टर एबिलिटीज जितनी स्ट्रॉन्ग भी नहीं लगती, लेकिन बाद में ये दुनिया की सबसे खतरनाक शक्तियों में बदल जाती है। जो लोग इस फिजिक को हासिल करेंगे वो भविष्य में बाकी सभी को बहुत पीछे छोड़ देंगे। झो लिंग उसकी बातें सुनकर पूरी तरह स्टन रह गई। उसे उम्मीद ही नहीं थी कि ली तियान ऐसा सीक्रेट बताएगा। झो लिंग, मेरे साथ बदलती हुई दुनिया में कदम रखो। ली तियान की आवाज में एक अजीब भरोसा था। झो लिंग भी बेवकूफ नहीं थी, उसने उसकी हर बात को मन ही मन जोड़ना शुरू कर दिया था। अब तक वो उसकी बातों पर काफी हद तक यकीन करने लगी थी। उसने धीरे से पूछा, क्लास में इतनी लड़कियां हैं, फिर तुमने सिर्फ मुझे ही क्यों चुना? ली तियान बिना झिझक बोला, क्योंकि इस दुनिया में तुम ही वो इंसान हो जिस पर मैं सबसे ज्यादा भरोसा करता हूँ। मुझे पता है तुम अपने फैमिली जेड को टच करके पावर पाना चाहती थी, लेकिन मुझ पर भरोसा करो, असल सबसे बड़ी ताकत किसी ट्रेजर में नहीं बल्कि इंसानों के कनेक्शन में छिपी है। तुम्हारा भाई टाइगर टाइप पावर चाहता है, तुम्हारे पिता सॉर्ड एबिलिटी लेने वाले हैं, लेकिन वो सब फ्यूचर में सीमित साबित होंगे। झो लिंग उसकी तरफ देखती रह गई। ली तियान, तुम आखिर इतना सब जानते कैसे हो? घड़ी में अब सिर्फ कुछ मिनट बाकी थे। उसने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ कहा, लगता है अब आखिरी समय में मेरे पास ट्रस्ट करने के लिए सिर्फ तुम ही बचे हो। कमरे का माहौल अचानक भारी हो गया। ली तियान की धड़कन तेज हो चुकी थी और तभी उसे अचानक एक बात समझ आ गई। उसकी आंखों में सुनहरी चमक कौंध उठी। झो लिंग का चेहरा लाल हो गया। सब कुछ बहुत अचानक था, लेकिन वो जानती थी अगर इस नई दुनिया में जिंदा रहना है तो उसे एक फैसला लेना ही होगा। 11:59 पर दोनों ने एक दूसरे का हाथ कसकर पकड़ लिया और अगले ही सेकंड मानो पूरी दुनिया में मौत की घंटी बज उठी हो। एक रहस्यमयी आवाज हर इंसान के कानों में गूंज उठी, ग्लोबल म्यूटेशन आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। उसी पल पूरी पृथ्वी बदलने लगी। हर इंसान को अलग अलग पावर्स मिलने लगी। सिर्फ इंसान ही नहीं, जानवर भी म्यूटेट होने लगे। कुछ मछलियां पानी से बाहर उछली और कुछ ही सेकंड में बैल जितनी विशाल हो गईं। सड़कों पर घूमते कुत्तों की मसल्स फटने लगी, उनकी आंखें खूनी लाल हो गईं। पूरी दुनिया धीरे धीरे इंसानों की नहीं मॉन्स्टर्स की बनती जा रही थी। म्यूटेटेड बीस्ट शहरों में तबाही मचा रहे थे। खिड़की के बाहर कभी भारी कदमों की आवाज आती, मानो कोई विशाल मॉन्स्टर सड़क पर चल रहा हो। कमरे के अंदर माहौल अजीब तरह से भारी था। झो लिंग और ली तियान दोनों जल्दी जल्दी अपने कपड़े ठीक कर रहे थे। झो लिंग ने हल्की शर्म और गुस्से में उसे देखा। तुम सच में बहुत बड़े बदमाश हो। उसकी
आवाज धीमी थी क्योंकि आज तक किसी लड़के ने उसे इस तरह कभी छुआ तक नहीं था। यहाँ तक कि हाथ पकड़ने तक से वो बचती थी। कुछ पल तक कमरे में खामोशी छाई रही, लेकिन तभी उसे अचानक महसूस हुआ कि उसके शरीर में कुछ बदल रहा है। उसकी सांसें गहरी हो गईं, रक्त तेजी से बहता महसूस हो रहा था, पूरा शरीर पहले से हल्का और मजबूत लग रहा था। दूसरी तरफ ली तियान की आंखों में भी एक्साइटमेंट साफ दिख रही थी। तुम टेंशन मत लो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। झो लिंग ने तुरंत गुस्से में मुक्का उसके सीने पर मारा। अगर सच में साथ देना है तो मुझे बार बार क्लास मॉनिटर कहना बंद करो। तियान एक पल के लिए रुक गया, फिर मुस्कुराकर बोला, तो फिर अब तुम्हें क्या बुलाऊं? ली तियान, तुम सच में बहुत बुरे हो। झो लिंग ने शर्म और गुस्से से उसकी तरफ देखा। आज तक किसी लड़के ने मुझे इस तरह छुआ तक नहीं था। तुम पहले इंसान हो और आखिरी भी। अगर सच में मेरी जिम्मेदारी लेना चाहते हो तो आज के बाद मुझे क्लास मॉनिटर मत कहना, मुझे लिंग लिंग बुलाओ। और अगर फिर से इतनी दूरी बनाकर बात की तो मैं सच में नाराज हो जाऊंगी। उसने उंगली दिखाते हुए आगे कहा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम कपल बन गए हैं। तुम्हें अभी भी मुझसे प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन करना होगा और आज जो हुआ वो किसी को पता नहीं चलना चाहिए, वरना उसने मुट्ठी कस ली, मैं सच में तुम्हें पीट दूंगी। ली तियान उसकी बातें ध्यान से सुनता रहा, फिर उसने गंभीरता से सिर हिला दिया। ठीक है, जैसा तुम कहोगी। इसके बाद झो लिंग ने अपने शरीर में आए बदलावों को महसूस करना शुरू किया। अजीब है, मेरी आई साइट और हियरिंग पहले से काफी बेहतर हो गई है, लेकिन मुझे कोई पावरफुल एबिलिटी महसूस नहीं हो रही। क्या तुम्हारा वो बेस्ट चॉइस वाला थ्योरी गलत था? ली तियान हल्का सा मुस्कुराया। यही तो कल्टिवेटर्स की खासियत है। शुरुआत में उनकी ताकत सामान्य लगती है, लेकिन समय के साथ वही लोग दुनिया के सबसे ताकतवर बनते हैं। ये शक्ति धीरे धीरे शरीर और सांसों को बदलती है। जैसे कोई इंसान धीरे धीरे अपनी ब्रीथिंग कंट्रोल करना सीखता है, वैसे ही कल्टिवेशन शरीर को अंदर से इवॉल्व करती है। ये सब वो अपने पिछले जीवन के अनुभव से जानता था, लेकिन उसने अपने रीबर्थ का सच छिपाए रखा, क्योंकि वो जानता था झो लिंग जितना कम जानेगी उतनी सुरक्षित रहेगी। उसकी बातें सुनकर झो लिंग की आंखों में समझ की चमक आ गई। अब उसका भरोसा पहले से और मजबूत हो चुका था। इसके बाद ली तियान ने उसे कुछ बेसिक कल्टिवेशन टेक्निक्स और ब्रीदिंग मेथड सिखाने शुरू किए। ली तियान, तुमने मुझे ये सब आखिरी मिनट में ही क्यों बताया? झो लिंग हल्की शिकायत भरी आवाज में बोली, अगर पहले बता देते तो मैं अपने पेरेंट्स को भी कल्टिवेशन के बारे में बता सकती थी, फिर हम सब साथ में स्ट्रॉन्गर बन सकते थे। ली तियान ने गंभीर होकर सिर हिलाया। ये सीक्रेट जितने कम लोगों को पता होगा उतना अच्छा है। अभी हमारी यिन यांग फिजिक सिर्फ शुरुआत में है। इस स्टेज पर हमारी फाइटिंग पावर ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। अगर दूसरे पावरफुल एबिलिटी यूजर्स को इसके बारे में पता चल गया तो वो हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम्हारे फैमिली मेंबर्स अलग हैं, उनके पास ऑफेंसिव पावर्स हैं। वो शुरुआत में हमारी प्रोटेक्शन कर सकते हैं और जब हम आगे स्ट्रांग हो जाएंगे तब हम उनकी ताकत को भी कई गुना बढ़ा पाएंगे। उसकी बातें सुनकर झो लिंग को सब समझ आने लगा। सच में अभी उसके अंदर कोई एक्सप्लोसिव पावर नहीं थी। अगर वो किसी डेंजरस म्यूटेंट से भिड़ती तो शायद खुद को बचा भी नहीं पाती, लेकिन ली तियान का प्लान अलग लेवल का था। कुछ देर बाद दोनों जमीन पर बैठ गए। धीरे धीरे उन्होंने सांसों को कंट्रोल करना शुरू किया और पहली बार अपनी यिन यांग कल्टिवेशन एक्टिवेट की। कमरे के अंदर अजीब सी ऊर्जा घूमने लगी। कुछ समय बाद उनके शरीर से काले चिपचिपे इम्प्योरिटीज बाहर निकलने लगे, मानो उनका पूरा शरीर अंदर से बदल रहा हो। उनकी सेंसेस पहले से कई गुना तेज हो चुकी थीं। शरीर हल्का लेकिन ताकतवर महसूस हो रहा था। उधर झो लिंग के परिवार को भी शक्तिशाली एबिलिटीज मिल चुकी थीं। उसका भाई टाइगर टाइप म्यूटेंट बन गया था। जरूरत पड़ने पर वो आधा इंसान और आधा बाघ बन सकता था। वहीं उसके पिता ने एंशिएंट सॉर्ड के साथ फ्यूज होकर टेरिफाइंग सॉर्ड पावर हासिल कर ली थी। कल्टिवेशन खत्म होने के बाद ली तियान ने झो लिंग को एक मार्शल आर्ट भी सिखाना शुरू किया। ड्रैगन टाइगर फिस्ट, एक ऐसी तकनीक जो भविष्य में मॉन्स्टर्स को भी चीर सकती थी। ड्रैगन टाइगर फिस्ट के दो हिस्से थे। पहला कल्टिवेशन फॉर्म, जो शरीर को अंदर से मजबूत बनाता था, स्टैमिना बढ़ाता था और मसल्स को शार्पन करता था। दूसरा कॉम्बैट फॉर्म, जिसका हर पंच ऐसा लगता था मानो सामने पहाड़ टूट पड़ा हो। झो लिंग पूरी सीरियसनेस से उसकी हर बात सुन रही थी, लेकिन बाहर की दुनिया अब पूरी तरह केओस बन चुकी थी। हर कुछ मिनट में कहीं न कहीं एक्सप्लोजन सुनाई देते। लोग पावर्स के लिए लड़ रहे थे। म्यूटेटेड बीस्ट्स सड़कों पर घूम रहे थे। उधर झो लिंग का भाई और उसके पिता काफी देर तक उसके घर न लौटने से परेशान हो चुके थे। दोनों तुरंत उसे ढूंढने निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने अपनी एबिलिटीज एक्टिवेट कर ली ताकि दूसरे एबिलिटी यूजर्स उन्हें आसान टारगेट न समझें। उसी समय ली तियान और झो लिंग ड्रैगन टाइगर फिस्ट की प्रैक्टिस कर रहे थे कि अचानक दरवाजे पर जोरदार धमाका हुआ। दोनों तुरंत अलर्ट हो गए। ली तियान ने इंस्टिंक्टिवली फाइटिंग स्टांस ले लिया। झो लिंग भी बैटल रेडी हो गई, लेकिन जैसे ही दरवाजा खुला सामने उसके पिता और बड़ा भाई खड़े थे। कुछ सेकंड के लिए पूरा माहौल ऑकवर्ड हो गया। ली तियान तुरंत सीधा खड़ा हो गया और इनोसेंट बनने लगा। अंकल, आप लोग यहाँ? झो लिंग भी घबरा गई। उसे याद आया कि वो कल्टिवेशन में इतनी खो गई थी कि पहले से कोई एक्सक्यूज तक तैयार नहीं किया। उसका भाई गुस्से में बोला, तुम घर क्यों नहीं लौटी? तभी उसके पिता की नजर झो लिंग के कपड़ों पर गई। वो तुरंत ठिठक गए। रुको, तुमने इसके कपड़े क्यों पहन रखे हैं? उनकी आंखें तुरंत संदेह से सिकुड़ गईं। आखिर उनकी इकलौती बेटी देर रात एक लड़के के घर में थी। झो लिंग ने तुरंत संभालते हुए कहा, पापा आप गलत समझ रहे हैं। ये मेरा बहुत अच्छा दोस्त है और मेरी एबिलिटी को स्टेबल करने में मदद कर रहा था। आप लोग टेंशन मत लीजिए, मैं थोड़ी देर में खुद घर आ जाऊंगी। उसके पिता कुछ सेकंड तक चुप रहे, फिर गंभीर आवाज में बोले, तो तुम्हारी एबिलिटी आखिर है क्या? आओ मेरे बेटे से दो हाथ कर लो। अगर ताकत बहुत कमजोर निकली तो मेरी बेटी के बारे में सपने देखना छोड़ देना, और अगर लड़ाई में चोट लग जाए तो मुझे दोष मत देना। ये सुनकर ली तियान अंदर ही अंदर सोचने लगा, अभी झो गांग्योंग को अपनी नई शक्ति मिले ज्यादा समय नहीं हुआ था। उसका कंट्रोल अभी भी अधूरा था। हालांकि उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ उससे कहीं ज्यादा थी, लेकिन ली तियान के पास पिछले जन्म का युद्ध अनुभव था। शायद वो सीधे ताकत में मुकाबला न कर पाए, लेकिन अपनी स्किल से सबको चौंका जरूर सकता था। अगले ही पल झो गांग्योंग बाघ की तरह झपट पड़ा। ली तियान भी बिना पीछे हटे ड्रैगन टाइगर फिस्ट के साथ आगे बढ़ा। दोनों की मुट्ठी
मुट्ठियां टकराईं। टक्कर इतनी जोरदार थी कि आसपास की हवा तक कांप उठी। ली तियान के हर पंचेस बेहद सटीक जगहों पर पड़ रहे थे। खतरा महसूस होते ही झो गांगयोंग ने अपनी एबिलिटी एक्टिवेट कर दी। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा। कुछ ही सेकंड में वो एक विशाल सफेद बाघ जैसा बीस्ट बन चुका था। उसकी दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी। लड़ाई और भी भयंकर हो गई। यह देखकर उसके पिता की आंखें फैल गईं। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि एक साधारण दिखने वाला लड़का उनके बेटे के सामने टिक भी पाएगा, लेकिन अगले ही पल ली तियान ने मौका देखकर सीधा बीस्ट के माथे पर मुक्का जड़ दिया। वार इतना सटीक था कि विशाल बाघ दर्द से तड़प उठा। उसका शरीर बुरी तरह कांप गया, लेकिन उसी क्षण उसने अपना विशाल शरीर घुमाया और पूरी ताकत से पलटवार किया। ली तियान कई मीटर दूर उछलकर जा गिरा, लेकिन ली तियान पिछले जन्म में अनगिनत लड़ाइयों से गुजरने के कारण उसका बैटल एक्सपीरियंस बेहद खतरनाक था। हवा में उछलने के बाद उसने दोनों पैरों से जोर लगाया और बड़ी आसानी से जमीन पर संतुलन बना लिया। दूसरी तरफ विशाल सफेद बाघ की हालत भी अच्छी नहीं थी। उसके माथे से खून बह रहा था। सफेद फर का एक हिस्सा लाल हो चुका था। वो लगातार दहाड़ रहा था। उसकी दहाड़ इतनी भयानक थी कि पूरी इमारत हिलने लगी। माहौल बेकाबू होता देख उसके पिता तुरंत आगे बढ़े। बस यहीं खत्म करो, अब और नहीं। झो लिंग भी घबराकर बीच में आ गई। भैया, ये सिर्फ स्पारिंग थी, असली लड़ाई नहीं। देखो, आपने तो घर का आधा सामान ही तोड़ दिया। कुछ देर बाद झो गांगयोंग धीरे धीरे शांत हुआ। उसका विशाल शरीर वापस इंसानी रूप में बदल गया। हालांकि उसकी आंखों में अब भी गुस्सा बाकी था। आखिर किसी ने उसके माथे पर इतना जोरदार मुक्का मारा था। लेकिन सच ये था कि ली तियान का वो वार पूरी तरह सरप्राइज अटैक था। उस एक पंच के बाद उसे खुद भी भरोसा नहीं था कि वो आगे लड़ाई जारी रख पाएगा, क्योंकि उसके सामने खड़ा था एक म्यूटेटेड व्हाइट टाइगर, ऐसा मॉन्स्टर जो एक पंजे में इंसान का शरीर चीर सकता था। झो गांगयोंग ने इंसानी रूप में लौटकर ली तियान को घूरा। कुछ सेकंड तक दोनों की नजरें टकराती रहीं। झो गांगयोंग ने अपने लाल पड़े नाक को छुआ। उसे समझ आ गया था कि अभी अभी जो मुक्का पड़ा था वो कोई किस्मत नहीं थी। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि उसके मन में गुस्सा या नफरत नहीं आई। उल्टा ली तियान की तेज और निर्णायक फाइटिंग स्टाइल ने उसे प्रभावित कर दिया था, क्योंकि इस नई दुनिया में एक पल की हिचकिचाहट भी मौत का कारण बन सकती थी। तभी उसके पिता ने अपनी बेटी की तरफ देखा। लिंग लिंग, अब तो बता सकती हो कि तुम्हारी एबिलिटी क्या है? उनकी आवाज में साफ जिज्ञासा थी। आखिर उनकी पत्नी को ब्लेड एबिलिटी मिली थी, उन्हें स्वॉर्ड पावर मिली थी और उनका बेटा व्हाइट टाइगर में बदल सकता था। ऐसे में वो अपनी बेटी की शक्ति जानने के लिए बेहद उत्सुक थे। झो लिंग अचानक असहज हो गई। उसने अनजाने में ली तियान की तरफ मदद भरी नजरों से देखा। ली तियान कुछ पल चुप रहा। वो जानता था कि सामने खड़े दोनों लोग भरोसेमंद हैं। आखिरकार उसने हल्के से सिर हिला दिया। कोई बात नहीं, बता दो। ये देखकर पिता और भाई दोनों हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आया कि उनकी बेटी अपनी एबिलिटी बताने से पहले उसकी परमिशन क्यों मांग रही है। इजाजत मिलते ही झो लिंग ने गहरी सांस ली। मुझे और ली तियान को एक बेहद खास अवसर मिला है, जिसकी वजह से मुझे एक बहुत दुर्लभ फिजिक। लेकिन वो अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले घर का दरवाजा अचानक जोरदार लात से खुल गया। एक गुस्से भरी आवाज पूरे कमरे में गूंज उठी। अंदर वाले सब लोग चुप हो जाओ, इतना शोर मचा रखा है कि पूरी बिल्डिंग सिर पर उठा ली है। अचानक हुए इस हमले से कमरे का माहौल एक पल में बदल गया। सबकी नजरें दरवाजे की तरफ घूम गईं, वरना मैं तुम सबको यहीं मार डालूंगा। बाहर से आई ये आवाज किसी पागल इंसान जैसी लग रही थी। ली तियान की आंखें सिकुड़ गईं। लगता था कोई दूसरा एबिलिटी यूजर मुसीबत खड़ी करने आ पहुंचा था। कमरे में मौजूद चारों लोग एक साथ दरवाजे की तरफ मुड़े। एक और जोरदार लात पड़ी। पहले से टूटे दरवाजे में अब बड़ा सा छेद हो चुका था। उस छेद से उन्होंने बाहर खड़े आदमी को देखा। उसका चेहरा बेहद खतरनाक लग रहा था, लेकिन सबसे अजीब चीज थी उसकी विशाल कान। उसके कान सामान्य इंसानों से कई गुना बड़े थे। साफ था कि उसकी एबिलिटी किसी न किसी तरह उसकी सुनने की शक्ति से जुड़ी हुई थी। वो फिर गरजा, सुना नहीं क्या? अगर शांति नहीं रख सकते तो मैं तुम सबको खत्म कर दूंगा। उसकी आवाज में घमंड साफ झलक रहा था। जब उसने कमरे के अंदर मौजूद लोगों को देखा तो उन्हें साधारण एबिलिटी यूजर समझ बैठा, और इसी गलतफहमी ने उसे और भी ज्यादा बेखौफ बना दिया। झो गांगयोंग का चेहरा तुरंत ठंडा पड़ गया। इसने तुम्हारे घर का दरवाजा तोड़ दिया, हद से ज्यादा बदतमीज है। उसने ली तियान की तरफ देखा। जाकर इसे पकड़ो। वो खुद आगे नहीं बढ़ा, क्योंकि अगर व्हाइट टाइगर एबिलिटी एक्टिवेट होती तो पूरी बिल्डिंग हिल जाती। आसपास का काफी नुकसान भी हो सकता था। दूसरी तरफ ली तियान के लिए ये एक मौका था, एक ऐसा मौका जिससे वो झो परिवार का भरोसा और ज्यादा जीत सकता था। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये अब वो पुरानी शांत दुनिया नहीं थी। यहाँ ताकत ही नियम थी। कमजोर लोगों की बात कोई नहीं सुनता था और ताकतवर लोग ही तय करते थे कि कौन जिएगा और कौन नहीं। ली तियान धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसकी नजरें उस आदमी पर टिक गईं। अगले ही पल कमरे का माहौल अचानक खतरनाक हो गया। लेकिन ली तियान ऐसा इंसान नहीं था जो किसी की धमकी चुपचाप सुन ले। इस नई दुनिया में एक बात बिल्कुल साफ थी, जिसकी मुट्ठी मजबूत उसी की बात सही। अगले ही पल वो बिजली की तरह आगे बढ़ा। उसकी रफ्तार इतनी तेज थी कि बड़ा कान वाला एबिलिटी यूजर संभल ही नहीं पाया। ली तियान सीधे उसके सामने पहुंचा और एक ग्रैपलिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया। फिर उस आदमी को कंधे के ऊपर से उठाकर जोर से बाहर फेंक दिया। वो कई मीटर दूर जाकर जमीन पर गिरा। गिरते ही झो गांगयोंग आगे बढ़ा और उसके सीने पर पैर रख दिया। अब वो हिल तक नहीं पा रहा था। ली तियान के चेहरे पर कोई दया नहीं थी, क्योंकि वो जानता था म्यूटेशन के बाद की दुनिया में कमजोरी दिखाना सबसे बड़ी
बड़ी गलती होती है। जो लोग आज तुम्हें धमकाते हैं कल वही तुम्हारी जान भी ले सकते हैं। झो गांगयोंग ने नीचे पड़े आदमी को देखा, फिर मुस्कुराकर ली तियान से पूछा, तुम्हारे फोन में कोई तेज म्यूजिक है? ली तियान तुरंत समझ गया कि उसके दिमाग में क्या चल रहा है। उसने बिना कुछ कहे फोन निकाला, एक बेहद शोर शराबे वाला गाना चलाया और फोन उसके हाथ में दे दिया। झो गांगयोंग ने मोबाइल उठाया और उस आदमी के विशाल कानों के बिल्कुल पास ले गया, फिर हंसते हुए बोला, तुझे शोर से इतनी दिक्कत है ना, तो आज जी भरकर सुन। अगले ही पल तेज आवाज उसके कानों में गूंजने लगी। बड़ा कान वाला एबिलिटी यूजर दर्द से चीख उठा। जिस सुनने की शक्ति पर उसे इतना घमंड था, उसी शक्ति ने अब उसे सबसे ज्यादा तकलीफ देना शुरू कर दिया था। कानों को चीर देने वाला म्यूजिक लगातार गूंजता रहा। कुछ ही सेकंड में बड़ा कान वाला एबिलिटी यूजर तड़पने लगा। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन झो गांगयोंग का पैर उसके सीने पर मजबूती से टिका हुआ था। उसके लिए हिलना तक मुश्किल हो गया था। कुछ देर बाद गाना खत्म हुआ। झो गांगयोंग ने फोन बंद किया और नीचे झुककर मुस्कुराया, तो बताओ अब भी शोर से इतनी परेशानी है? बड़ा कान वाला आदमी दर्द से हाँफ रहा था। वो कुछ बोलने ही वाला था कि ली तियान का एक जोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर पड़ा। मेरे घर का दरवाजा तोड़ने का हिसाब अभी बाकी है। उस आदमी का सिर एक तरफ झटक गया। वो कुछ कह भी नहीं पाया था कि ली तियान ने फिर फोन निकाला। वही कान फाड़ देने वाला म्यूजिक दोबारा बज उठा। उसकी चीख पूरे कॉरिडोर में गूंज गई। कुछ मिनट तक दोनों ने उसे इसी तरह सबक सिखाया। अब उसका सारा घमंड गायब हो चुका था। जो आदमी थोड़ी देर पहले सबको मारने की धमकी दे रहा था, वो अब डर से कांप रहा था। आखिरकार ली तियान ने म्यूजिक बंद किया और शांत आवाज में पूछा, तो अब बताओ तुम्हें अभी भी शोर बुरा लगता है? अगर जवाब पसंद आया तो तुम्हें जाने देंगे। बड़ा कान वाला एबिलिटी यूजर घबराकर सिर हिलाने लगा। नहीं, अब बिल्कुल नहीं, मुझे तो ये म्यूजिक बहुत अच्छा लग रहा है। उसकी बात सुनते ही आसपास खड़े सभी लोग हल्का सा मुस्कुरा दिए। लगता था आखिरकार उसे अपनी औकात याद आ गई थी। ठीक है, अब तुम जा सकते हो। बड़ा कान वाला एबिलिटी यूजर तुरंत खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर जबरदस्ती की मुस्कान थी। धन्यवाद, आप लोगों की कृपा मैं कभी नहीं भूलूंगा। ये कहकर वो तेजी से वहाँ से निकल गया। जाते जाते उसने टूटे हुए दरवाजे को भी बड़ी सावधानी से बंद किया। कमरे में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर झो लिंग के पिता ने अपनी बेटी की तरफ देखा। लिंग, अभी तुम जिस यिन यांग फिजिक की बात कर रही थी, लेकिन इस बार ली तियान ने बात अपने हाथ में ले ली। अंकल, इसकी शक्ति के बारे में मैं बताता हूँ। सभी की नजरें उसकी तरफ मुड़ गईं। ली तियान ने बिना घबराए कहना शुरू किया, जब दुनिया में एबिलिटीज जागी, उसी समय मेरे दिमाग में एक रहस्यमयी आवाज गूंजी थी। उस आवाज ने मुझे बताया कि अगर पुरुष और महिला सही तरीके से शक्ति साझा करें तो उन्हें एक विशेष यिन यांग फिजिक मिल सकती है। इस फिजिक की मदद से इंसान सिर्फ एबिलिटी यूजर नहीं रहता, बल्कि कल्टिवेशन के रास्ते पर चल सकता है। झो परिवार के तीनों लोग ध्यान से सुनने लगे। ली तियान आगे बोला, उस आवाज ने एक और बात बताई थी। 6 महीने बाद हमारी पृथ्वी एक रहस्यमयी महाद्वीप से टकराएगी। वहाँ अनगिनत अवसर, खजाने और कल्टिवेशन रिसोर्सेज होंगे। उस दुनिया में हर कोई कल्टिवेशन कर सकेगा, लेकिन जिन लोगों के पास यिन यांग फिजिक होगी, उनकी ग्रोथ बाकी लोगों से कई गुना तेज होगी। ये सुनकर कमरे का माहौल गंभीर हो गया। अगर ये बात सच थी तो भविष्य उनकी कल्पना से भी ज्यादा बड़ा होने वाला था। ली तियान ने झो लिंग की तरफ देखा और शांत स्वर में कहा, स्कूल में उसने हमेशा मेरी मदद की थी, इसीलिए जब मुझे ये मौका मिला तो सबसे पहले मैंने उसी के बारे में सोचा। इसलिए मैंने उसे यहाँ बुलाया ताकि वो भी इस अवसर का हिस्सा बन सके। मेरी बात खत्म होते ही कमरे में सन्नाटा छा गया। झो लिंग के पिता और भाई दोनों कुछ सेकंड तक वहीं खड़े रह गए। उन्हें उम्मीद ही नहीं थी कि यिन यांग फिजिक जैसी कोई चीज भी मौजूद हो सकती है, और उससे भी बढ़कर कल्टिवेशन का नाम सुनते ही दोनों बाप बेटे सन्न रह गए। एबिलिटीज से भी आगे बढ़ने का रास्ता, ये जानकारी किसी झटके से कम नहीं थी। लेकिन तभी उन्हें एक और बात याद आई। दोनों की नजरें धीरे धीरे ली तियान पर टिक गईं। रुको, तुम्हारा मतलब है कि तुम्हें और लिंग को यिन यांग फिजिक मिल चुकी है? कमरे का माहौल अचानक बदल गया। झो लिंग के पिता ने भौहें चढ़ाई, तो इसका मतलब तुमने हमारी बेटी को टच किया? ली तियान तुरंत खांस पड़ा। अंकल, बात वैसी नहीं है, सिर्फ मैंने नहीं, हम दोनों ने एक दूसरे को टच किया था और तभी हमें यिन यांग फिजिक मिली। जैसे ही ये शब्द निकले, झो गांगयोंग का मुक्का सीधे मेरी तरफ आ गया। मैं तुरंत एक कदम पीछे हट गया और किसी तरह उस लोहे जैसे पंच से बच गया। लेकिन तभी उसके पिता भी आगे बढ़ गए। मुझे समझ नहीं आया कि पहले किससे बचूं। तभी झो लिंग घबराकर तुरंत दोनों हाथ फैलाकर मेरे सामने खड़ी होकर बोली, पापा, भैया बस कीजिए, ये एक अपॉर्चुनिटी था और ये फैसला भी मैंने खुद लिया था। इसके अलावा हम दोनों फ्यूचर में आपको कल्टिवेशन भी सिखाएंगे। मौका देखकर मैंने भी तुरंत बात संभाली। अंकल, ब्रदर गांगयोंग, मैं आपको कल्टिवेशन टेक्निक सिखा सकता हूँ, जिससे आप प्राकृतिक ऊर्जा को एब्जॉर्ब करके और भी मजबूत बन सकेंगे। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर झो गांगयोंग ने संदेह भरी नजरों से पूछा, तुम हमें कल्टिवेशन सिखाओगे? कहीं इसके पीछे कोई चाल तो नहीं? इस बार झो लिंग ने बिना झिझक जवाब दिया, मैं ली तियान पर भरोसा करती हूँ, वो ऐसा इंसान नहीं है। कुछ पल की खामोशी के बाद झो गांगयोंग ने मेरी तरफ देखा, ठीक है, लेकिन एक बात याद रखना, अब जब तुम और लिंग यिन यांग फिजिक हासिल कर चुके हो तो तुम्हें उसकी जिम्मेदारी भी लेनी होगी। फिर उसने सीधे कहा, चलो मेरे साथ घर चलो, आज से तुम हमारे घर में रहोगे। अगर तुम्हारे मन में कोई छुपा हुआ इरादा निकला, उसने अपनी मुट्ठी कस ली, तो फिर मुझे निर्दयी मत कहना। ये सुनकर मैं वहीं जड़ हो गया। मैंने हर तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद की थी, लेकिन ये नहीं कि झो गांगयोंग मुझे सीधे अपने घर ले जाने वाला था। झो गांगयोंग की बात सुनकर माहौल थोड़ा अजीब हो गया। झो लिंग का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। भैया, आप क्या सोच रहे हैं? मैं और ली तियान सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। फिर उसने मेरी तरफ देखा, वैसे भी तुम्हारे घर का आधा सामान अभी की लड़ाई में टूट चुका है और घर पर तुम्हारा इंतजार करने वाला भी कोई नहीं है। अगर चाहो तो कुछ समय हमारे घर रह सकते हो। झो लिंग के पिता ने भी सिर हिलाया। इस दौर में अकेले रहना खतरनाक है। लोग जितना साथ रहेंगे, बचने की संभावना उतनी बढ़ेगी। उनकी बात बिल्कुल सही थी। दुनिया अब पहले जैसी नहीं रही थी। मैं अभी कल्टिवेशन
मोटिवेशन की शुरुआती स्टेज में था। मेरी ताकत भी सीमित थी। अगर झो परिवार जैसा मजबूत सहारा साथ हो तो कई अनावश्यक खतरों से बचा जा सकता था। मैंने तुरंत सिर झुकाकर कहा, धन्यवाद अंकल, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो मैं आपके साथ चलना चाहूंगा। कुछ देर बाद हम सब उनके घर की ओर निकल पड़े, लेकिन जैसे ही हम सोसाइटी के गेट के पास पहुंचे, 3 एबिलिटी यूजर्स ने हमारा रास्ता रोक लिया। उनके आसपास राशन, पानी और रोजमर्रा के सामान का ढेर लगा हुआ था और सबसे चिंताजनक बात, उनके पास एक लड़की बंधी हुई बैठी थी। उसके हाथ पैर बंधे हुए थे। तीनों के चेहरों पर साफ बदमाशी झलक रही थी। उनमें से एक आगे बढ़ा और मुस्कुराते हुए बोला, लगता है तुम लोग यहाँ से निकलना चाहते हो। उसकी नजरें सीधे झो लिंग पर जा टिकी। फिर उसने ठंडी आवाज में कहा, सामान यहीं छोड़ दो और लड़की को भी, फिर तुम लोग आराम से जा सकते हो। ये सुनते ही माहौल अचानक बर्फ जैसा ठंडा हो गया। सबसे आगे खड़ा था एक हरे बालों वाला युवक। उसकी ठंडी और लालची निगाहें हम सब पर घूमी और आखिर जाकर झो लिंग पर टिक गईं। उसके बगल में खड़ा दुबला पतला आदमी और भी अजीब था। उसके दोनों हाथ विशाल किचन नाइव्स में बदल चुके थे। तीसरा आदमी भारी शरीर वाला था। उसकी पूरी स्किन काले पत्थर जैसी हो गई थी, मानो उसका शरीर इंसानी नहीं बल्कि चट्टान का बना हो। उन्हें देखकर झो लिंग के पिता का चेहरा गंभीर हो गया। इनसे भिड़ना ठीक नहीं होगा, चलो दूसरी तरफ से दीवार पार करके निकल जाते हैं। झो गांगयोंग ने पहले तो भौहें सिकोड़ ली, लेकिन कुछ पल सोचने के बाद उसने भी सिर हिला दिया। फिलहाल अनावश्यक लड़ाई से बचना ही बेहतर था। उनकी बात सुनकर मैं हल्का सा मुस्कुरा दिया। अंकल, ब्रदर गांगयोंग, आप दोनों अपनी ताकत को बहुत कम आंक रहे हैं। तीनों मेरी तरफ देखने लगे। मैंने सामने खड़े गुंडों की तरफ इशारा किया। इन लोगों की नजर सिर्फ हमारे सामान पर नहीं है, इनका असली निशाना लिंगलिंग भी है। अगर हम अभी पीछे हटे तो ये हमारा पीछा भी कर सकते हैं। झो परिवार के तीनों लोग एक पल के लिए चुप हो गए, क्योंकि मेरी बात में दम था। मैंने आगे कहा, और एक बात और, अगर हम इन तीनों को यहीं हरा दें तो इनके पास जमा किया हुआ सारा सामान सीधे हमारा हो जाएगा। इतना कहते ही तीनों गुंडों के चेहरे बदल गए और झो गांगयोंग की आंखों में भी लड़ाई की चमक उभरने लगी। अब सवाल भागने का नहीं था, सवाल था कि शिकार कौन बनेगा और शिकारी कौन। ये सामान हमारे कई दिनों तक काम आ सकता है, और जहाँ तक उस लड़की की बात है, उसे बचाकर हम एक जान भी बचा सकते हैं। इस बदली हुई दुनिया में खाना, पानी और रोजमर्रा का सामान सोने से भी ज्यादा कीमती हो चुका था। मेरी बात सुनकर झो परिवार के तीनों लोग चौंक गए। उन्हें शायद उम्मीद नहीं थी कि मैं इतना सीधा फैसला ले लूंगा। यहाँ तक कि झो लिंग भी कुछ पल के लिए मुझे देखती रह गई। उसकी नजरों में पहली बार एक अलग तरह की चमक दिखाई दी। पापा, भैया, वो मुस्कुराई। जब कुछ अच्छे लोग हमारे लिए इतनी मेहनत करके सामान जमा कर ही चुके हैं तो अब उसे लेने में देर कैसी। उसकी बात सुनकर माहौल हल्का सा बदल गया। झो गांगयोंग ने अपनी मुट्ठियां कस लीं, उंगलियों की हड्डियां तक आवाज करने लगी। उधर सामने खड़े तीनों बदमाश भी समझ चुके थे कि बात अब लड़ाई तक पहुंच चुकी है। सबसे आगे खड़ा हरे बालों वाला युवक गुस्से से गरज उठा। अगले ही पल उसके चेहरे में भयानक बदलाव शुरू हो गया। कुछ ही सेकंड में उसका चेहरा एक विशाल भेड़िए के सिर में बदल चुका था। उसकी दहाड़ पूरे इलाके में गूंज उठी, साथ ही उसका शरीर तेजी से फैलने लगा। मांसपेशियां उभर आईं, हड्डियां चटकने लगीं। पलक झपकते ही वो एक विशाल नीले भूरे भेड़िए जैसा मॉन्स्टर बन गया। लेकिन उसे देखकर झो गांगयोंग की आंखों में डर नहीं, उत्साह चमक उठा। उसने आगे बढ़ते हुए गरजकर कहा, ये वाला मेरा है, और अगले ही क्षण वो भी पूरी ताकत से दुश्मन की तरफ झपट पड़ा। झो गांगयोंग ने तुरंत अपना हाथ फैलाकर मुझे और झो लिंग को पीछे कर दिया। अगले ही पल एक कान फाड़ देने वाली दहाड़ गूंज उठी। उसका शरीर तेजी से बदलने लगा, मांसपेशियां फूल गईं, हड्डियां फैलने लगीं। कुछ ही सेकंड में एक विशाल व्हाइट टाइगर सबके सामने खड़ा था। उसका आकार इतना बड़ा था कि सामने वाला वुल्फ बीस्ट भी छोटा लग रहा था। दूसरी तरफ के लोग अभी इस दृश्य से उबर भी नहीं पाए थे कि झो लिंग के पिता आगे बढ़ गए। उनके शरीर से ठंडी चमक निकली। अगले ही पल उनका पूरा शरीर एक विशाल तलवार में बदल गया। तलवार से निकलती धारदार ऊर्जा देखकर आसपास की हवा तक कांप उठी। एक तीखी गूंज के साथ वो विशाल तलवार सीधे नाइफ एबिलिटी यूजर की तरफ टूट पड़ी। कौन ज्यादा शक्तिशाली था, इसका जवाब अगले ही पल मिल गया। नाइफ यूजर पीछे धकेल दिया गया और उसकी दोनों ब्लेडें कांप उठी। लेकिन तभी काले पत्थर जैसी स्किन वाला आदमी बीच में कूद पड़ा। उसने अपनी लोहे जैसी मुट्ठियां भिड़ाई और तलवार के वार को रोकने की कोशिश की। लेकिन उसी समय मैं भी हरकत में आ गया। मैं तेज कदमों से आगे बढ़ा और सीधे उसकी तरफ झपट पड़ा। उधर झो लिंग ने लड़ाई में कूदने के बजाय एक और चीज नोटिस की। वो बंधी हुई लड़की अभी भी जमीन पर पड़ी थी। जब सबका ध्यान लड़ाई पर था, झो लिंग चुपचाप उसकी तरफ बढ़ी, फिर मौका देखकर रस्सियां खोलने लगी। लेकिन ठीक उसी वक्त सामने की लड़ाई अचानक और भी खतरनाक मोड़ लेने वाली थी। झो लिंग ने मन ही मन फैसला कर लिया कि चाहे कुछ भी हो, उस लड़की को सुरक्षित निकालना ही होगा। उधर लड़ाई अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। विशाल वुल्फ बीस्ट और व्हाइट टाइगर एक दूसरे से भिड़ चुके थे। नीले भेड़िए के पंजे पूरी ताकत से व्हाइट टाइगर के शरीर पर पड़े। उसके फर को चीरते हुए गहरे घाव बन गए। लेकिन उसी पल व्हाइट टाइगर ने पलटवार किया। उसने सीधे भेड़िए की गर्दन दबोच ली। विशाल जबड़े बंद होते ही खून फूट पड़ा। भेड़िया पूरी ताकत से छटपटाया, लेकिन कुछ ही पलों बाद उसकी हरकतें धीमी पड़ गईं। फिर उसका विशाल शरीर जमीन पर गिर पड़ा। पहला मुकाबला खत्म हो चुका था। उसी समय दूसरी तरफ से एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। नाइफ एबिलिटी यूजर के दोनों ब्लेड जैसे हाथ जमीन पर गिर चुके थे। विशाल तलवार में बदले झो लिंग के पिता ने उसे पूरी तरह हरा दिया था। अब मैदान में सिर्फ एक दुश्मन बचा था, काले पत्थर जैसी स्किन वाला आयरन स्किन एबिलिटी यूजर। मैं लगातार उससे भिड़ रहा था। मेरे मुक्के उसके शरीर पर पड़ रहे थे, लेकिन उसकी कठोर स्किन पर कोई खास असर नहीं हो रहा था। खुशकिस्मती से मेरी स्पीड और फुटवर्क उससे कहीं बेहतर थी। वो बार बार हमला करता और हर बार खाली हवा में मुक्का मारता। फिर अचानक उसकी नजर अपने दोनों साथियों पर पड़ी। उसका चेहरा फीका पड़ गया। अगले ही पल वो मुड़ा और भागने लगा, लेकिन मैं उसे कैसे जाने देने वाला था। मैं तुरंत स्नेक स्टेप का इस्तेमाल करते हुए उसके पीछे झपटा। कुछ ही सेकंड में मैंने उसे पकड़ लिया। फिर उसके संतुलन बिगड़ने का इंतजार किए बिना मैंने
पैर अड़ाकर उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। वो सीधे मुंह के बल गिरा और दर्द से कराह उठा। अब आखिरी दुश्मन भी हमारे कब्जे में था। तभी विशाल तलवार की तरह चमकती एक आकृति हवा चीरते हुए आगे बढ़ी। झो लिंग के पिता का वार सीधे आयरन स्किन एबिलिटी यूजर की बाह पर पड़ा। चिंगारियां चारों तरफ उड़ गईं। उसकी कठोर त्वचा कुछ पल तक वार झेलती रही, लेकिन अगले ही क्षण उसकी एक पूरी बाह शरीर से अलग होकर जमीन पर गिर गई। वो दर्द से चीखता हुआ घुटनों के बल गिर पड़ा। अब उसके सारे साथी हार चुके थे और उसकी लड़ने की हिम्मत भी खत्म हो चुकी थी। लेकिन मेरी चिंता कुछ और थी। मैंने जमीन पर पड़े सामान के ढेर की तरफ देखा और सिर खुजलाया। अंकल, आपने इसकी बाह तो काट दी, लेकिन अब इतना सारा सामान घर कौन ले जाएगा? मेरी बात सुनकर सबकी नजरें उन ढेरों राशन और जरूरी सामान पर चली गईं। उधर झो लिंग उस लड़की को संभाल रही थी जिसे हमने बचाया था। लड़की अभी भी डरी हुई थी। कुछ देर उसे शांत कराने के बाद झो लिंग ने उसे सुरक्षित घर लौटने को कहा। अब समस्या सिर्फ सामान की थी। तभी अचानक पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। अगर चाहो तो मैं मदद कर सकता हूँ। सबने मुड़कर देखा। वहाँ खड़ा था वही बड़ा कान वाला एबिलिटी यूजर जिसे कुछ देर पहले हमने सबक सिखाया था। वो इस बार काफी विनम्र दिखाई दे रहा था। मेरे पास एक गाड़ी है, मैं तुम्हारा सामान ले जा सकता हूँ, लेकिन बदले में मुझे भी थोड़ा हिस्सा चाहिए। उसकी बात खत्म होते ही झो गांगियोंग की आंखें सिकुड़ गईं। तो तुम हमारी बातें चोरी छिपे सुन रहे थे? बड़ा कान वाला तुरंत घबरा गया। तभी झो गांगियोंग ने उंगली दिखाते हुए कहा, अभी जाओ और अपनी गाड़ी लेकर आओ, नहीं तो। झो गांगियोंग ने दूर पड़ी विशाल भेड़िए की लाश की तरफ इशारा किया। बड़ा कान वाला आदमी उधर देखते ही कांप उठा। उसे तुरंत याद आ गया कि कुछ देर पहले उस भेड़िए का क्या हाल हुआ था। उसके चेहरे का रंग उड़ गया। अब उसमें बोलने की हिम्मत नहीं बची थी। उसने तुरंत अपनी वैन की चाबी निकाल कर दे दी। कुछ देर बाद सब लोग उसकी वैन तक पहुंच गए और सामान लादना शुरू कर दिया। लेकिन मेरी नजर बार बार उस विशाल वुल्फ बीस्ट की लाश पर जा रही थी। दूसरों की नजर में वो सिर्फ एक मरा हुआ मॉन्स्टर था, लेकिन मेरी नजर में वो एक खजाना था। पिछले जन्म की यादें मेरे दिमाग में उभर आईं। कल्टीवेशन वर्ल्ड में ऐसे स्पिरिट बीस्ट की खाल, हड्डियां, पंजे और अंग बेहद कीमती माने जाते थे। कुछ शक्तिशाली बीस्ट तो अपने शरीर में एनर्जी कोर्स भी विकसित कर लेते थे और ऐसे कोर्स कल्टीवेशन के लिए काफी उपयोगी होते थे। ये सोचकर मैं तुरंत वैन से कुछ औजार निकाल लाया। फिर भेड़िए की लाश के पास बैठकर उसकी जांच शुरू कर दी। कुछ देर बाद मेरे हाथ किसी सख्त गोल चीज से टकराए। मेरी आंखें चमक उठी। मैंने सावधानी से उसे बाहर निकाला। वो नाखून जितना छोटा एनर्जी कोर था। हालांकि आकार में बहुत छोटा था, लेकिन किसी कल्टीवेटर के लिए इसकी कीमत बिल्कुल भी कम नहीं थी। मैंने मुस्कुराते हुए उसे संभाल कर रख लिया। इसके बाद भी मैं वहीं नहीं रुका। मैंने पूरी लाश को ध्यान से टटोलना शुरू किया, क्योंकि मेरा अनुभव कहता था कभी कभी असली खजाना पहली नजर में दिखाई नहीं देता। काफी देर तलाशने के बाद भी मुझे कोई स्पिरिट बोन नहीं मिली। थोड़ी निराशा तो हुई, लेकिन एनर्जी कोर मिल जाना ही बड़ी बात थी। उसी समय झो गांगियोंग पास आ गया। ली तियान, तुम सच में कमाल के इंसान हो। उसने मरे हुए भेड़िए की तरफ देखा। ये कुछ घंटे पहले तक इंसान था और तुम बिना जरा भी डरे इसकी पूरी बॉडी डिस्केट कर रहे थे। ऊपर से तुम्हारी तकनीकी भी प्रोफेशनल लग रही है। झो लिंग ने भी उत्सुकता से पूछा, तुम इतने देर से इसके अंदर क्या ढूंढ रहे थे? सिर्फ ये वुल्फ स्किन तो नहीं मिली होगी? सबकी निगाहें मुझ पर टिक गईं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ अपनी मुट्ठी खोली। मेरी हथेली पर एक सुनहरी एनर्जी कोर चमक रही थी। उसके अंदर से हल्की जंगली ऊर्जा निकल रही थी। कोर देखकर झो परिवार के तीनों लोग हैरान रह गए। मैंने एनर्जी कोर को उठाकर समझाना शुरू किया। शक्तिशाली स्पिरिट बीस्ट और म्यूटेटेड बीस्ट के शरीर में कभी कभी ऐसी कोर बन जाती है। इसे एब्जॉर्ब करने से कल्टीवेशन की स्पीड बढ़ सकती है और फ्यूचर में बीस्ट कोर बनाने की नींव भी मजबूत होती है। मेरी बात सुनकर सबकी आंखों में उत्साह चमक उठा।